नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के थे। आज हम अपना फरवरी का करंट अफेयर हमारा चल रहा है। इसमें भी आज आपका पार्ट 2 होगा क्योंकि पार्ट 1 आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी देखना। वो जनवरी का भी आपका हो चुका है, जनवरी 2023 का, और जो आपका 2022 का करंट अफेयर है वो भी मैंने आपको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं 2022 के से, वो मैंने लगभग आपको पूरा करा दिया वहाँ पर, और उसके लिए मैंने आपको 9 वीडियो डाले थे। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो भी, उसको भी जरूर देखना क्योंकि उससे भी आपको देखो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब ये जो आपका वीडियो होगा देखो, ये पूरा का पूरा यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है। अब इसमें भी देखो जैसे आपका पीसी होने वाला है, आरओ होगा, एआर होगा और बीओ का भी होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे जीआईसी वगैरह के भी होंगे। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी, यूपीपीएससी के जितने भी आपके पेपर हैं उन सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने फरवरी के करंट अफेयर को, पार्ट 2 को। और देखो इसका जो सोर्स है, ये हमने कहाँ से लिया? ये संसद टीवी है इसका सोर्स, पीआईबी है, द हिंदू है और द इंडियन एक्सप्रेस है। तो इनसे ही ना, इनके ये स्रोत होंगे। यहाँ से न्यूज ली गई क्योंकि देखो यदि यहाँ से न्यूज ली जाती है तो ये ऑथेंटिक मानी जाती है, क्योंकि दोनों ही स्रोत भारत सरकार के हैं, संसद टीवी भी और पीआईबी भी। तो स्टार्ट करते हैं अपना। और ये क्वेश्चन नंबर आपका जो स्टार्ट होगा वो 46 होगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे इसके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एरो इंडिया उत्सव का 14वां संस्करण। हाल ही में एरो इंडिया उत्सव का 14वां संस्करण मनाया गया कहाँ? तो ये बेंगलोर में मनाया गया। 13 से 17 फरवरी के बीच, या 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच में एरो इंडिया उत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन वायु स्टेशन एलहंका में किया गया। अर्थात बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है वायु स्टेशन एलहंका। इस पर, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसके तहत आत्मनिर्भर को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो चल रहा है हमारा, कि हम आत्मनिर्भर होंगे, उसको बढ़ाने में भी यहाँ पर सहायता मिलेगी। तो ध्यान ध्यान क्या क्या रखना है इसमें? देखो, एयर इंडिया उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 14वां। कहाँ मनाया गया? तो बेंगलुरु में। यदि वो स्टेशन भी पूछ ले तो ये बनाया था एलहंका स्टेशन में। नेक्स्ट, एनटीपीसी। एनटीपीसी को बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में इसकी स्थापना हुई। तो क्या हुआ है? एटीटी, एटीटी को बोलेंगे एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से एनटीपीसी को सम्मानित किया गया है। अर्थात यूएसए द्वारा दिया जाता है एटीटी पुरस्कार, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, अर्थात टैलेंट डेवलप, अर्थात टैलेंट के विकास के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, एटीटी। और ये किसको दिया गया है? ये एनटीपीसी को दिया गया है। एनटीपीसी को यह पुरस्कार 6वीं बार प्रदान किया गया। अर्थात इसका मतलब यह है कि 5 बार पहले भी एनटीपीसी को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और एनटीपीसी की स्थापना 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। अब देखो इसके प्रबंध निदेशक भी आपको याद रखने हैं। तो प्रबंध निदेशक होंगे गुरदीप सिंह। रियल मैड्रिड ने 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप जीता। अर्थात देखो रियल मैड्रिड का एक क्लब होते हैं, क्लब ने इसने देखो 5वीं बार जीता, पहली बार कब जीता, दूसरी बार कब जीता, तो ये हम देख लेते हैं। फीफा क्लब विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार, पहली बार इन्होंने 2014 में, फिर 16 में, 17 में और 18 में इन्होंने जीता। बार जीतने वाली टीम स्पेनिश रियल मैड्रिड है। अर्थात रियल मैड्रिड कहाँ की टीम है? तो स्पेन की है। और इसमें उपविजेता कौन रहा? उपविजेता सऊदी अरब अल हिलाल रहा। ये भी एक क्लब है सऊदी अरब का। तो ये जो इसमें उपविजेता रहा है, सऊदी अरब अल हिलाल इसमें उपविजेता रहा। यह प्रतियोगिता पहली बार 2000 में फीफा क्लब विश्व चैंपियन के रूप में खेली गई थी। इसका फाइनल मुकाबला मोरक्को के प्रिंस मोले अब्दुल्ला स्टेडियम में हुआ और बार्सिलोना ने इसे 3 बार जीता है। ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। 3 बार किसने जीता है? तो आपका बार्सिलोना ने इसको जीता है। इसका आयोजन क्लब विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका चौथे आसियान भारत वायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में। और देखो, तो चौथा आसियान शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने के द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इन्होंने, किसने इसका उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हमारे जी किशन रेड्डी साहब, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत और आसियान देशों के संबंध, भारत आसियान संबंध 1992 से प्रारंभ हुए। ये प्रारंभ हुए थे, अर्थात कहने का मतलब ये है जो भारत आसियान संबंध है वो कब से प्रारंभ हुए थे? 1992 से चल रहे हैं।
और यह भारत का चौथा सबसे बड़ा भागीदार है। अर्थात कौन? आसियान। आसियान भारत का चौथा बड़ा भागीदार है। अब देखो आसियान में अलग अलग तरीके से देखें तो 10 देश आते हैं आसियान में। तो आगे भी अभी दिखाता हूँ मैं कौन कौन से आपके देश आएंगे इसमें। देखो, पांचवा आसियान भारत व्यापार, देखो चौथा तो कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। पांचवा कहाँ होगा? पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, तो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये आयोजित हुआ और भारत की ओर से इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भाग लिया है। तो किसने भाग लिया भारत की ओर से? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव कुमार ने। आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत 8 अगस्त 1967 को हुई थी। डेट याद रखनी है आपको, कभी कभी मैचिंग के लिए देता है, और यदि पूरी याद नहीं रख पाओ तो आपको इसका वर्ष तो जरूर याद रखना कि 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1967 की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जरूर ध्यान रखना, मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब देखो इंडोनेशिया की राजधानी भी बदल गई है, बदल के क्या काम चल रहा है इस पे अभी, लेकिन फिलहाल अभी इसका मुख्यालय जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसमें 10 सदस्य देश हैं। तो कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। जबकि इसके संस्थापक, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो आसियान में केवल 5 ही देश थे, बाकी 5 देश बाद में जुड़े। तो इस संस्थापक देश कौन से हैं? तो संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके संस्थापक देशों की श्रेणी में आएंगे। अब यदि आप मैप देखें इसका, तो देखो ये है आपका मैप। तो यहाँ आप देख रहे हैं म्यांमार, ये आपकी म्यांमार की सीमा है। और जो ये आप येलो कलर का देख रहे हैं, ये आपका थाईलैंड है। थाईलैंड, ये आपका लाओस। तो ध्यान रखना कि आसियान में जो स्थल रुद्र देश है एक लाओस है। इसी को लेकर यूपीएससी ने सवाल भी बनाया था कि निम्न में से कौन सा स्थल रुद्र देश है? तो लाओस ही एक तरीके, सॉरी लाओस नहीं, कंबोडिया, क्योंकि लाओस के साथ तो यहाँ भी सीमा लगती है। तो कंबोडिया जो है एक पूरी तरीके से, कंबोडिया को भी नहीं कहेंगे, लाओस ही कह सकते हैं आप। लाओस जो है वो एक पूरी तरीके से एक जो आपका स्थल रुद्र देश की श्रेणी में आता है। ये आपका वियतनाम, ये आपका कंबोडिया, उसके बाद में आप देखेंगे मलेशिया ये वाला, उसके बाद में आप सिंगापुर देखेंगे यहाँ पर, और ये जो आप द्वीप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया के द्वीप है। ये आपका ब्रुनई है और ये आपका फिलीपींस है। तो इंडोनेशिया में जो आपके देश आते हैं वो ये है। बस, आसियान देश का स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, लेकिन मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किए। तो हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लाल सॉर्ट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है वो 1386 किलोमीटर है। कभी कभी लंबाई पूछ लेता है तो याद रखेंगे इसकी। और ये 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो वो दिल्ली मुंबई है, तो दिल्ली और मुंबई को, दिल्ली और महाराष्ट्र को तो देखेगा ही, उसके बीच में कहाँ कहाँ से निकलेगा? हरियाणा होते हुए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरेगा। इसकी कुल लागत जो बताई जा रही है 12,150 करोड़ रुपए बताई गई है। इस योजना की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, देखो ये विंटर गेम्स होते हैं, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ होंगे? कश्मीर के गुलमर्ग में। अर्थात 10 से 14 फरवरी 2023 के बीच जो खेलो इंडिया यूथ गेम, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ है वो कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का ये आयोजन हुआ है। इससे पहले इसके 2 संस्करण भी हो चुके हैं। इसे इससे पहले 2020 में और 2021 में भी इनकी मेजबानी लेह और गुलमर्ग ने संयुक्त रूप से की थी। इसके तहत 9 विंटर गेम आयोजित किए जाते हैं। मार्च ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, तो मार्च ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का संबंध किससे है? सीधा सीधा पूछ लेगा। तो मार्च ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो संबंध है वो फाइलेरिया रोग से है। भारत में फाइलेरिया रोग को समाप्त करने की के लिए नए नए प्रावधान लाए जा रहे हैं। तो ये उसी में से उन्हीं प्रावधानों को लेकर एक अभियान इसके तहत भी चलाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को वर्ष 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन वैश्विक स्तर पर कौन करेगा? डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये 2030 तक माना गया है, लेकिन हमने अपना लक्ष्य 3 साल पहले ही रखा है। वही जैसे आपने देखा है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व में टीबी को कब तक समाप्त करना है? तो 2030 तक। लेकिन भारत का लक्ष्य कितना है? 2025 तक। हम 5 साल पहले ही टीबी को समाप्त करेंगे। उसी प्रकार डब्ल्यूएचओ का जो लक्ष्य है फाइलेरिया को खत्म करने का वो 2030 है, लेकिन हमने अपना लक्ष्य बनाया है 2027। फाइलेरिया सूक्ष्म तंतु जैसे कृमियों के कारण होने वाला एक परजीवी संक्रमण है। यह संक्रमण क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। ध्यान रखना है, फाइलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है।
सर्वाधिक फायर एरिया से प्रभावित राज्य कौन से हैं? देखो, सर्वाधिक फायर एरिया से प्रभावित राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा ये यहाँ से प्रभावित होते हैं। इसके उपचार के लिए ओवरमेक्टिन, डाइथाइला बार्जिन और साइट्रेट एल्बाडाजोल का संयोजन दिया जाता है। ये देखो, ये इसकी वैक्सीन है, अर्थात ये कह लो ये टैबलेट है। इसके उपचार के लिए ये टैबलेट यहाँ पर आप दे सकते हैं। और देखो, फाइलेरिया किस तरह से फैलता है। देखो, यदि फाइलेरिया की फर्स्ट स्टेज ये होती है जब वो किसी इंसान को काटता है। तो जब वो किसी इंसान को काटेगा उसके बाद में ये ह्यूमन स्टेज में पहुंच जाता है। ह्यूमन स्टेज के बाद में धीरे धीरे एडल्ट होता है, ये बड़ा होता है धीरे धीरे। उसके बाद में इसकी चौथी स्टेज आती है मॉस्किटो के ब्लड मिल। तो उससे इंजेक्ट करता है, अर्थात ब्लड से इंजेक्ट करता है, और उसके बाद में ये इस तरीके से लार्वा बनाता है और फिर जाकर कहीं जाकर ये एक तरीके से अपने आप को पूर्ण विकसित अवस्था में लेकर आ जाता है। और जब ये पूर्ण विकसित अवस्था में लेकर आता है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है मनुष्य के शरीर में आकर। चक्रवात ग्रेवियल। चक्रवात ग्रेवियल तो अक्सर इस तरह के चक्रवात पूछे जाते हैं कि चक्रवात ग्रेवियल के कारण ही हाल ही में न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तब इसका मतलब चक्रवात ग्रेवियल कहाँ आया? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड कहाँ है? यदि आप देखें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के ही आप दक्षिण पूरब में जाएंगे तो तीन आपको द्वीप मिलेंगे, तो यही आपका न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड में आया है चक्रवात ग्रेवियल। तो साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या है? सांप की कुंडलियां। और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में आया है। उत्तरी द्वीप मतलब ये वाला द्वीप, ये जो द्वीप आपका इस द्वीप में, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में चक्रवात ग्रेवियल आया है। रेया बर्नाबी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेया बर्नाबी कौन है? तो ये देखो, सऊदी अरब में अक्सर महिलाओं को इतनी परमिशन नहीं होती, लेकिन फिर भी जो रेना बर्नाबी है इनको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली ये संयुक्त अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री रेना बर्नाबी होंगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये पहली ऐसी होंगी सऊदी अरब की जो कहाँ जाएंगी? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाएंगी। यह 10 दिवसीय AX2 मिशन पर उनके साथ कौन कौन होंगे? नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेंगी विट्सन और अली अल करनी होंगे। यह मिशन फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी से लॉन्च किया जाएगा। तो सीधा ध्यान रखना है कि रेयाना बर्नाबी का संबंध कहाँ से है? तो सऊदी अरब से, और ये सऊदी अरब की पहली महिला होंगी जो अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाली होंगी। नेक्स्ट क्वालिटी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स क्या कहता है? तो वो हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें देखो 184 देशों का सर्वे किया गया और इस इंडेक्स में जर्मनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान चाइना का और तीसरा स्थान इसमें यूएसए का। तो पहला भी याद रखना है, दूसरा भी, तीसरा भी, और अपने देश का तो याद रखना ही है। तो 10वां स्थान भारत को इसमें प्राप्त हुआ है, जबकि अंतिम स्थान पर वनवातु रहा। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान का स्थान 50वां है, श्रीलंका का 61वां है, नेपाल का 121वां है और बांग्लादेश का 88वां स्थान है। तो पड़ोसी देशों का भी थोड़ा ध्यान रखना। पड़ोसी देशों में देखो चाइना भी है, चाइना का स्थान दूसरा भी है, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। रविचंद्र अश्विन। तो रविचंद्र अश्विन क्रिकेटर हैं और सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। और यह विकेट उन्होंने अपने 89 टेस्ट मैचों में लिए हैं, अर्थात 450 विकेट जो लिए हैं टेस्ट क्रिकेटों में उन्होंने 89 टेस्ट मैचों में उन्होंने इतने विकेट लिए हैं। स्काई यूटीएम। तो स्काई यूटीएम क्या होता है? इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मर्केटर। तो यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट मर्केटर बोलते हैं। तो हाल ही में दुनिया की सबसे अत्यधिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम को भारत में लॉन्च किया गया है। तो मानव रहित अर्थात इसमें मानव नहीं होगा, तो इसको लॉन्च किया गया है। यूटीएम यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर एक क्लाउड आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली है जो ड्रोन से लेकर हवाई टैक्सियों से जुड़ती है और कम्युनिकेट करती है। और यह 255 मापदंडों को कैप्चर करने में भी सक्षम है। अर्थात कहने का मतलब यह है, इससे आपको ट्रैफिक प्रबंधन में सहायता मिलेगी पूरी तरीके से। और ड्रोन को भी कंट्रोल कर सकती है, हवाई टैक्सियों को भी ये कंट्रोल कर सकती है, अर्थात आसानी से एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर सकती हैं। नेक्स्ट, नमामि गंगे मिशन द्वितीय, अर्थात नमामि गंगे मिशन 2.0 मिशन इसको लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी नमामि गंगे का मिशन जो है पहले भी हमने लॉन्च किया था 1985 के आसपास। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगे मिशन 2 को 2026 की अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 22,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
और प्रथम मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो जून 2014 में की गई थी। गंगा एक्शन प्लान पहली नदी कार्य योजना जो 1985 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। तो गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया? 1985 में। पहले मिशन की नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब की गई? 2014 में। गंगे मिशन द्वितीय की शुरुआत कब की गई है? तो इसको अभी हाल ही में इसकी फिर से शुरुआत की गई है और 2026 तक इसको लागू कर दिया गया है। वैश्विक हैकेथॉन हॉर्बिगर। तो वैश्विक हैकेथॉन हॉर्बिगर क्या कहता है? तो वैश्विक हैकेथॉन हॉर्बिगर के दूसरे संस्करण का आयोजन आरबीआई द्वारा किया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण 22 फरवरी 2023 से प्रारंभ होंगे। तो वैश्विक हैकेथॉन क्या होता है? वैश्विक हैकेथॉन हॉर्बिगर जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो भारत के साथ साथ यूएसए, यूके, स्वीडन 22 देशों में भी प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ भारत के साथ साथ जो इसका प्रारंभ होगा वो इन देशों में भी होगा, यूएसए, यूके और स्वीडन में भी होगा। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023। तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? कहाँ आयोजित हुई? देखो, हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन झारखंड के मोराबादी में किया गया, अर्थात झारखंड राज्य में हुआ। और पुरुष वर्ग में विजेता जो रहे इसमें अक्षयदीप सिंह, और महिला वर्ग में जो विजेता रही है वो प्रियंका गोस्वामी रही। इसमें 20 किलोमीटर की वॉक होती है, अर्थात इसमें दौड़ा नहीं जाता, मतलब एक तरीके से ये बुजुर्गों के लिए वॉक होती है। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर की वॉक यहाँ पर की जाती है। तो पुरुष वर्ग में विजेता रहे अक्षयदीप सिंह और महिला वर्ग में विजेता रही प्रियंका गोस्वामी। नेक्स्ट आपका स्पेन। स्पेन में क्या हुआ? देखो, हाल ही में मासिक धर्म किन्हें होते हैं? तो महिलाओं को मासिक धर्म होते हैं, जिन्हें हम पीरियड बोलते हैं। इसी तरह की कंडीशन पहले भी बनी थी और अब भी है, क्योंकि भारत में सबसे पहले किसने शुरुआत की है? 60 दिन की छुट्टी का अवकाश मासिक धर्म के लिए किसने दिया है? केरल राज्य ने। तो अब देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानूनी पारित करने वाला यूरोप का पहला देश स्पेन बन गया है। यह एक यह कदम एक स्वास्थ्य समस्या को दूर करने की दिशा में एक कदम है। यह नारीवादी प्रगति के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है। स्पेन की राजधानी आप जानते हैं मैड्रिड है। प्रधानमंत्री हैं मारिओना राहोई और मुद्रा है यहाँ की यूरो। एरोस्पेस बोइंग। तो कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है बोइंग कंपनी। तो हाल ही में एरोस्पेस प्रमुख बोइंग अमेरिका द्वारा भारत के गुरुग्राम शहर में पहला ग्लोबल स्मार्ट स्पोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो बोइंग द्वारा जो अमेरिका की कंपनी है उसका पहला स्पोर्ट सेंटर कहाँ खुलेगा? तो भारत में खुलेगा। भारत में हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में ये खुलेगा। भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यात्री बाजार है, बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और चीन ही इसी क्षेत्र में भारत से आगे हैं। साथ इसका मतलब ये है कि इसमें भारत का स्थान तीसरा रहेगा। पहले स्थान पर यूएसए आपका और तीसरे स्थान पर चाइना, ये आपके रहेंगे। दीप्ति शर्मा क्रिकेटर हैं ये भी। तो हाल ही में T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि दीप्ति शर्मा ने प्राप्त की है, अर्थात सबसे ज्यादा T20 में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो दीप्ति शर्मा ने ही लिए हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 इंपोर्टेंट है। तो रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम जो रही है वो सौराष्ट्र रही है। किसको हराया है इसने? बंगाल को हराया है। तो उप विजेता बंगाल रही और रणजी ट्रॉफी जो जीती है वो सौराष्ट्र ने जीती है। सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उनादकट हैं। इन्हें ही मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है। इसका फाइनल मैच जो खेला गया वो ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया था। नील मोहन। तो नील मोहन कौन है? देखो, हाल ही में भारतीय मूल के नील मोहन सिंह को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने सुसान वेजकी का स्थान लिया है। अब देखो, यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो स्टीव चार्ड एवं जावेद करीम ने इसकी स्थापना की थी। भारत में इसे 7 मई 2008 को लागू किया गया था। इसका मुख्यालय सैन ब्रूनो के कैलिफोर्निया में है, अर्थात कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए का एक राज्य है कैलिफोर्निया। तो एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। तो निजी कंपनियों द्वारा विकसित और भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को चेन्नई से लॉन्च किया गया है, अर्थात निजी कंपनियों द्वारा। क्योंकि हमने देखो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी परमिशन दी है और इसरो के साथ मिलकर इन्होंने अपना एक निजी व्हीकल लॉन्च मिशन यहाँ पर लॉन्च किया है। कहाँ से? चेन्नई से। बीवीआर सुब्रमण्यम। तो बीवीआर सुब्रमण्यम कौन है? देखो, हाल ही में इन्हें नीति आयोग का नया सीईओ
BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। तो ध्यान रखना है कि नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं वो CVM BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अब देखो, आप जानते हैं कि नीति आयोग किसके खंडों पर इसका स्थान निर्माण हुआ है। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आप देखते हैं, उससे पहले चलता था हमारा योजना आयोग। योजना आयोग और अंदर एक चलती थी विकास परिषद। तो दोनों के खंडों पर ही मोदी जी ने 2015 में इनके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की थी। इन दोनों को समाप्त करके इनकी ही स्थापना की थी। नीति आयोग को बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिम, इसे शॉर्ट में बोलेंगे रिम, सेना के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2023 में हैग में हुआ है। नीदरलैंड की राजधानी है हैग। तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन में भारत भागीदार देश नहीं था। यह दुनिया के लिए कॉल टू एक्शन के रूप में संपन्न किया गया है। विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने की उपलब्धि इनके पास होगी। और उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय इतिहास में इनका जो नाम होगा वो छठा नाम होगा। इससे पहले भी कारनामा कुछ लोगों ने यहाँ पर किया है। तो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज, तो ये क्या है? देखो, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज जो है, अब देखो इसमें हाल ही में भारत द्वारा सिंगापुर के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूपीआई को वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ इसको लॉन्च किया है। और सिंगापुर के पीएम ली, जो सिंगापुर के पीएम हैं, ये हैं ली सीन लुंग। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब देखो, आपको सिंगापुर के प्रधानमंत्री भी आपको याद रखने हैं। तो सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो ली सीन लुंग है। और सिंगापुर का पिनाउ इंटरफेस यूपीआई की तरह ही कार्य करता है। तो हमने यूपीआई को कहाँ कहाँ लॉन्च कर दिया? आपने यूपीआई को देखो सिंगापुर में भी लॉन्च कर दिया, इससे पहले हम भूटान में भी लॉन्च कर चुके हैं। भूटान के साथ साथ हमने नेपाल में भी इसको लॉन्च किया है। तो अलग अलग देशों में, कई सारे देशों में हमने अपने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए अलग देशों में इनको लॉन्च किया है। तो पिनाउ इंटरफेस जो है वो भारत के यूपीआई की तरह ही कार्य करता है। कहाँ का ये पिनाउ इंटरफेस? सिंगापुर का। मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट, तो मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट का कार्य क्या है? देखो, हाल ही में सऊदी अरब द्वारा मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई है। देखो यहाँ पर क्या है कि ये लोग क्या है, कोई हर व्यक्ति या हर देश क्या चाह रहा है कि जो हमारा जीवाश्म ईंधन है इससे छुटकारा पाया जाए। और इसी वजह से लोग बाग हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और सऊदी अरब क्या है? सऊदी अरब में जीवाश्म है, अर्थात पेट्रोलियम यहीं से निकाला जाता है। तो इनको भी ये डर लगा हुआ है कि आने वाले 50 सालों में पेट्रोलियम पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह की सुपर सिटी बनाने का इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। अर्थात मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा किसने की है? सऊदी अरब ने की है। इसे दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और रियाद का नया चेहरा भी आपको ये कहा जा सकता है इसको। कहने का मतलब ये है कि पूछ ले कि दूसरी दुनिया का नया चेहरा, इन दूसरी दुनिया का नया प्रवेश द्वार किसे कहेगा? तो मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को कहा जाता है। आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना भी अभी इनकी यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। इन्होंने हर बच्चे के जीवित रहने, फलने फूलने और संरक्षित रहने होने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ उनसे संबंधित निर्णयों में उनकी आवाज और एजेंसी को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। और 2020 में इन्हें यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट भी नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अर्थात जिसे यूनिसेफ बोलते हैं, की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में हुई थी। और मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। रक्षा प्रदर्शनी देखो कहाँ हुई? अबू धाबी में आयोजित की गई रक्षा प्रदर्शनी, जो हम डिफेंस बोलते हैं जिसको। तो डिफेंस प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई है? अबू धाबी में। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के आईएनएस सुमेधा जहाज ने भाग लिया है। और यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद अल जायद अल नहयान। यूएई और भारत के बीच जायद तलवार युद्धाभ्यास भी आयोजित किया जाता है। तो जायद तलवार युद्धाभ्यास कहाँ, किस किन के बीच आयोजित होता है? तो यूएई और भारत के बीच होता है। तो दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। रक्षा प्रदर्शनी हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई।
उसके बाद में यूएई के राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और यूएई और भारत के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वो जायद तलवार युद्धाभ्यास होता है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ देखो। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया गया, अर्थात राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया है। थीम रेलवे सुरक्षा समिति प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि है। तो ध्यान रखना थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रेलवे सुरक्षा समिति प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि। आरपीएफ के महानिदेशक। तो आरपीएफ के महानिदेशक हाल ही में कौन बने, तो आरपीएफ के जो महानिदेशक बने हैं वो संजय चंद्र को बनाया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे जिसका मुख्यालय पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, की स्थापना कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की स्थापना 1922 में हुई थी। मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। क्षेत्रीय भाषा। अब देखो कुछ समय पहले आपको बताया था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में अपने लेख छापने का प्रस्ताव रखा था। उसी प्रकार केरल हाई कोर्ट द्वारा भी पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है। केरल ने अपने 2 फैसलों अर्थात मलयालम में प्रकाशित भी किए हैं। तो केरल के चीफ मिनिस्टर या सॉरी केरल के चीफ जस्टिस कौन है, एम मणिकुमार हैं। डिब्रूगढ़, ये डिब्रूगढ़ नहीं है सॉरी, ये डेब्रीगढ़ है। तो डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व। तो डेब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व क्या हुआ देखो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डेब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने का सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। और यह बाघ रिजर्व कहाँ होगा, ये ओडिशा में होगा। तो ध्यान रखना डिब्रूगढ़ जो है, डिब्रूगढ़ अलग है, डेब्रीगढ़ अलग है। तो डेब्रीगढ़ पूछता है तो वो उड़ीसा में होगा। कनक रेले का निधन। कनक रेले कौन थी देखो, नृत्यांगना थी ये। नृत्यांगना कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से था। तो ये पूछ लेगा हाल ही में कनक रेले का निधन हुआ, उनका संबंध किस नृत्य से था, तो मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी किससे था, तो इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मोहिनीअट्टम से इनका संबंध था। इन्हें केरल सरकार के पहले गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 1989 में इन्हें पद्मश्री से, 1994 में संगीत नाटक अकादमी से, 2006 में कालिदास सम्मान से और 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। आप ये मान लेना कि 90% चांसेस पूरे पूरे हैं कि हाँ क्वेश्चन अटक सकता है। गिरीश चंद्र मुर्मू। तो देखो गिरीश चंद्र मुर्मू को, तो हाल ही में भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। आईएलओ के पद पर इनको नियुक्त किया गया है, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अब देखो इसी दिन कुछ नया भी हुआ था भारत में। हाँ, इसी दिन क्या, इसी वर्ष ये काला दिन भी रहा था भारत में। 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या इसमें 187 है और मुख्यालय इसमें इसका जो है वो जिनेवा में, आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा में। और स्थापना 1919 में हुई थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो 2020 से 23 तक। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संगठन 2000, ये आपका 22 है। 2022 से 2027 तक खाद्य और कृषि संगठन, 2020 से 2025 तक के इत्यादि के भारी लेखा परीक्षक रहे होंगे ये। तो भारत के जो नियंत्रक परीक्षक हैं वो कहाँ कहाँ के भारी लेखा परीक्षक होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के, खाद्य और कृषि संगठन के ये भारी लेखा परीक्षक रहेंगे। नेक्स्ट है आपका 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप। तो 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, क्या इसमें किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता, देखो 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप भारतीय एक महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। तो महिला टीम ने किस कौन सा पदक जीता है इसमें, स्वर्ण पदक। अब तक आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत को यह चौथा पदक है, अर्थात भारत का यह चौथा पदक मिला। और इसकी मेजबानी कहाँ हुई है, तो मेजबानी की है मलेशिया। मलेशिया में हुआ है इसका आयोजन। मलेशिया के भी कहाँ, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। तो 14वीं एशियाई बॉलिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन या मेजबानी किसने की, मलेशिया ने। भारत ने इसने स्वर्ण पदक जीता है। सिएटल शहर। सिएटल शहर में क्या हुआ देखो, हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर सिएटल बना है। अर्थात जो जातिगत भेदभाव किए जाते हैं, उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में भेदभाव किया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगाने का जो कार्य किया है सबसे पहले, वो अमेरिका के सिएटल शहर ने किया है। HD 3385 अर्थात 3385 क्या है, पूछ लेगा सीधा सीधा कि HD 3385 क्या है। गेहूं की एक किस्म है, मक्का की किस्म है,
या बाजरे की किस्म में कुछ और भी पूछ सकता है आपसे। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की नई जलवायु स्मार्ट किस्म HD 3385 का विकास किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। यह अगेती बुआई व जल्दी बुआई के लिए अनुकूल है। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम भी याद रखना, तो ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण किस किसके बीच हुआ, कहाँ हुआ? देखो, विदेश मंत्रालय व पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा एशिया आर्थिक संवाद के 7वें संस्करण का आयोजन पुणे में आयोजित किया गया। थीम क्या है? थीम इंपोर्टेंट होगी, एशिया और उभरती विश्व अर्थव्यवस्था। तो थीम अक्सर याद रखनी है आपको। तो एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था। इस संवाद का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के वित्त मंत्री इब्राहिम आमिर के द्वारा किया गया है। तो विदेश मंत्री कौन है? हमारे एस जयशंकर साहब, और भूटान के वित्त मंत्री हैं इब्राहिम आमिर। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व पुस्तक मेला 2023। तो विश्व पुस्तक मेला देखो, जो विश्व स्तर पर होते हैं वो ज्यादातर उनकी उम्मीद यही लगाई जाती है कि वो ज्यादातर नई दिल्ली में ही आयोजित होंगे। तो हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन राज्य शिक्षा मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा किया गया। इस नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। FATF। FATF क्या है? तो FATF बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या काम करती है? जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक वित्तीय अपराध होते हैं और आतंकवाद पर नजर कौन रखती है? ये FATF ही इन तीनों कार्यों को करती है। तो हाल ही में FATF ने रूस की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है। अर्थात FATF की सदस्यता से रूस जो है वो बाहर निकलने वाला है। अब इसमें देखो, सदस्यों की जो संख्या थी वो 39 थी, लेकिन जब रूस बाहर निकल जाएगा तो उसमें अब सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। तो FATF की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई। वैश्विक वित्तीय अपराध पर नजर, मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद पर ये नजर रखती है। दक्षिण अफ्रीका को FATF ने ग्रे सूची में जोड़ा। अब देखो, इसमें देखो दो सूची जारी होती है, एक तो ग्रे सूची जारी होती है, एक ब्लैक सूची। तो दक्षिण अफ्रीका को हाल ही में ग्रे सूची में यहाँ पर जोड़ा गया है, जबकि पीछे भी आपको बताया था कि मैंने आपको, पाकिस्तान को इससे बाहर निकाल दिया गया और मोरक्को को भी इस सूची से बाहर कर दिया गया है। तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 39 के स्थान पर आप कितनी करेंगे? आप 38 कर लेंगे। राजीव रघुवंशी, इनका संबंध किससे? देखो, रघुवंशी को हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है और इन्होंने VG शोभानी का स्थान लिया है। तो दो ही पॉइंट याद रखने हैं। तो ड्रग कंट्रोलर का जो अध्यक्ष है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो इनको राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है और इन्होंने VG शोभानी का स्थान लिया है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म, तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का खिताब किसे मिला गया? देखो, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। यह सर्वे इंडिया टुडे टूरिज्म द्वारा जारी किया गया है। अर्थात इसके द्वारा किया जाता है, तो सर्वे इंडिया टुडे टूरिज्म के द्वारा ही ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब देखो, कुछ इसमें मैं दिवस बता देता हूँ आपको, पूरे फरवरी माह के दिवस एक साथ ही कवर कर लेते हैं। देखो, मेन मेन याद रखने हैं, सभी याद नहीं रखने आपको। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। और रामसर समझौता भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1982 में। देखो, आर्द्र भूमि की जो संकल्पना निकल कर आई थी वो कहाँ से आई थी? कि ईरान में एक जगह है रामसर, कैस्पियन सागर के तट पर है। तो रामसर में एक समझौता हुआ 1971 में, और इसी समझौते के तहत ही आर्द्र भूमि की यहाँ पर संकल्पना निकल कर आई थी। और भारत ने इसे कब अपनाया? तो भारत इसका जो सदस्य बना था वो 1982 में बना था। तो रामसर समझौता 1971 को हुआ ईरान के रामसर शहर में। और थीम जरूर याद रखनी है आपको, इट्स ए टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। इट्स ए टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन इसकी थीम बनेगी। विश्व रेडियो दिवस का 12वां संस्करण जारी हुआ। तो हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। थीम याद रखनी है, रेडियो एंड पीस। और इसे पहली बार कब मनाया गया था? 2012 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवा संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना 18 फरवरी 1946 को हुई थी।
तो ध्यान रखना है कि 18 फरवरी 1946 को संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण की संयुक्त रेडियो की स्थापना कब हुई है? 18 फरवरी 1946 को। इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण जो हुआ था वो 23 जुलाई 1927 को मुंबई से हुआ, जबकि विश्व में रेडियो की शुरुआत 24 दिसंबर 1906 को कनाडा में हुई थी। विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण। तो विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया गया? देखो, तो 15 से 27 फरवरी तक फिजी के नाडी शहर में विश्व हिंदी सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो फिजी के नाडी शहर में मनाया गया। 10 जनवरी 1975 को इसका पहला संस्करण लागू हुआ था। कहाँ? नागपुर में आयोजित हुआ। प्रथम विश्व सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार यह दिवस 2006 में मनाया गया था। फिजी के प्रधानमंत्री सातविन राबुका द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। थीम याद रखनी है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इसकी थीम बनेगी। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कब मनाया जाता है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा बहुभाषा सीखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो राय दी थी वो बांग्लादेश ने दी थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में? सरोजिनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ? कानपुर में। कानपुर में प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखना, ये प्रथम भारतीय हैं, प्रथम महिला नहीं थी। प्रथम महिला की बात करेगा तो एनी बेसेंट का नाम आएगा जिन्होंने 1917 में इसकी सदस्यता की थी। लेकिन यदि वो कहते हैं कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने की थी, तो 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। सरोजिनी नायडू को केसर हिंद पदक ब्रिटिश सरकार ने प्लेग के समय दिया था। इन्हें भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। और पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। तो ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू। यदि भी कह दे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो भी सरोजिनी नायडू ही इसका आंसर लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली भारत पहली भारतीय महिला थी। और इनका जो जन्म हुआ था वो 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। अर्थात ये कह लो कि ये गांधी जी से कितनी छोटी थी? 10 वर्ष छोटी थी, क्योंकि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सीआरपीएफ दिवस। सीआरपीएफ दिवस कब मनाते हैं? तो हाल ही में सीआरपीएफ द्वारा 2 वर्ष 2023 में अपना स्थापना दिवस का समारोह जो किया गया है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में किया गया है इनके द्वारा। यह इस वर्ष का 84वां स्थापना दिवस है। मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे इसमें। इसकी स्थापना कब हुई थी? अर्थात सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई है वो 1939 में की गई थी। और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 19 मार्च 1950 को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया था। तो सीआरपीएफ को राष्ट्रीय ध्वज कब प्रदान किया गया? तो 19 मार्च 1950 को। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है, ये आपका अंतिम होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? स्टार लगा लेना इस पर। तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 1986 में नामित किया गया था और इसके बाद यह प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है। थीम, थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसका थीम होगी। सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इन्हीं के ही जन्म दिवस की याद में ही हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो ये तो हो जाता है आपका फरवरी का पार्ट 2 समाप्त। अब देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता है कि रिवीजन के लिए पीडीएफ हो जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और जनवरी 2023 की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो मैंने कम्प्लीटली आपको वहाँ पर डाल दी है। और वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डाली है, आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।